जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे। जी हां, आपका 25 फरवरी को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो परीक्षा होने वाला है ना, इस परीक्षा को लेकर जो भी 2025 में इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परीक्षा से पहले एक बार देख लो, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों ने क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना दिया है इंपॉर्टेंट सीरीज का, तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक हम लोगों ने लिए हैं, उसका हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो एक बार वहां से जाके जरूर आप देख लेना। तो बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, आप देख सकते। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। देखिए, प्रश्न तो शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले ध्यान से देखोगे तो ये आपका 2023-24 का जो मॉडल पेपर है ना, वो मॉडल पेपर है। तो ऐसा क्यों कि सर आप मॉडल पेपर का क्वेश्चन ले रहे हो प्रीवियस वाला? तो देखिए, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, क्योंकि आपको ये भी करना जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो मेरा दावा है कि 85% नंबर तो आपके कहीं जाने वाले नहीं, अगर प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर कर लेते हो तो। लेकिन मेरा टारगेट केवल 85% नहीं है, मेरा टारगेट है कि आपका 95% कैसे लाया जाए, यानी कि 95 नंबर आपको मैं कैसे दिलवा सकूं। तो इसके लिए जो भी मैं करवा रहा हूं केवल आपको कर लेनी है, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न पे बात करें तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शंस क्या है आपका? मनुष्य, जल, सूर्यताप और लौह अयस्क। तो देखिए, जैव संसाधन यानी कि जिसमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। तो देखो, जल का बात किया जाए या सूर्य के ताप का बात किया जाए या लौह अयस्क का बात किया जाए, इसमें जीवन नहीं पाया जाता। लेकिन मनुष्य जो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। यानी कि जो भी मनुष्य हैं उनके जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी, उसको बनाए रखना, और साथ ही साथ जो विश्व में जो आपकी शांति है ना, उसको अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या? अमीर के हिसाब से संसाधनों को बांटना होगा, गरीब के हिसाब से संसाधनों को बांटना होगा, सरकार के हिसाब से बांटना होगा, कि न्याय संगत रूप से बांटना होगा। तो आंसर क्या होगा? न्याय संगत रूप से, यानी कि सबको बराबर रूप से संसाधन मिले। क्योंकि देखो, अगर समाज में गरीबी और अमीरी है तो इसका मेन कारण क्या है कि किसी के पास संसाधन ज़्यादा मात्रा में है, किसी के पास संसाधन कम मात्रा में है। तो अगर ये संसाधन के बंटवारे में अगर कम ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि गुणवत्ता में और विश्व शांति में आपको प्रॉब्लम दिखेगा। लेकिन अगर न्याय संगत बंटवारा है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि निकोबरी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आते हैं। ये देखिए, निकोबरी कबूतर होते किस जातियों के श्रेणी में आते हैं। तो ये जो होते हैं स्थानिक जातियां। देखिए आगे क्या लग गया, निकोबरी। तो देखिए ये क्या, यानी कि अंडमान निकोबर द्वीप समूह के आसपास रहने वाले जो कबूतर होते हैं, तो ये होते हैं स्थानिक जातियां होती हैं, जो किसी विशेष प्रादेशिक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है आपका वो गलत मिला हुआ है। तो देखिए आपका 4 का जैसे आप देखोगे तो महानदी जो है हीराकुंड परियोजना, जी हाँ, महानदी में आपका हीराकुंड परियोजना यानी कि हीराकुंड डैम बनाया गया है, तो ये वाला आपका सही होगा। अगला जो है आपका टांका जो होता है भूमिगत जल टैंक होता है। जी हाँ, ये जो टांका होता है एक प्रकार का भूमिगत जल टैंक होता है, जो राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसको बनाया जाता है। इल्तुतमिश का हौज खास, जी हाँ, इल्तुतमिश ने क्या था, हौज खास का निर्माण किया था। और क्या, गंगा भाखड़ा नागल परियोजना, गलत बात है। आप ये बताओ, ये तो आपका गलत है, लेकिन आप मुझे ये बता दो, ये जो भाखड़ा नागल जल परियोजना है ना, वो किस नदी पर बनाया गया है। आप बता दो ना कि भाखड़ा नागल डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। अभी जो आपका खेती होगा ना, वो आपका एक प्रकार का रबी फसल होता है, और जो बरसात के महीने में यानी कि मानसून के आगमन में जो खेती होगा वो खरीफ फसल होता है। जैसे हम लोग धान लगाते हैं वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। लेकिन रबी फसल कब बोया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, उपरोक्त सभी। तो देखिए गौर कीजिएगा, आपका जो शीत ऋतु होता है ना, शीत महीने में जो अभी हम लोग बो रहे हैं, ये आपका क्या होता है, रबी फसल। और जो बरसात के आगमन में बोएंगे वो किसको क्या बोलेंगे, खरीफ फसल, याद रखिएगा। तो रबी फसल कब बोया जाता है, तो शीत ऋतु में। तो 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है आपका,
चाय किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है? तो ऑप्शन क्या है, जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि या झूम खेती। तो देखिए जीवन निर्वाह कृषि कैसा होता है कि जिसमें हम लोग जो है आदिम प्रकार के कृषि कार्यों का, कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कम पूंजी लगता है, इसमें श्रम जो होता है वो क्या होता है, पारिवारिक श्रम होता है, यानी कि घर के लोग मिलकर काम करते हैं, और उत्पादन भी कम होता है क्योंकि जो कि पूंजी कम लग रहा है, आधुनिक नहीं होता है, केवल इसमें हम लोग आदिम प्रकार के औजारों का उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम होगा तो केवल घरेलू उपयोग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और यही जो होता है ना, जीवन निर्वाह कृषि का बात करो या प्रारंभिक निर्वाह कृषि की बात करो, ये सब का सब एक ही है। और जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत झूम कृषि को भी रखा गया है, तो ये तीनों एक हो जाएगा। और देखिए चाय जो होता है ना, बागानी कृषि होता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगता है, ज़्यादा मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, जो होगा सही होगा, क्या होगा, रोपण कृषि। तो चाय किस प्रकार की खेती है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए झारखंड का हर एक टॉपिक याद कर लेना है। तो झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पता, आयरन ओर्स पाए जाते हैं, आयरन ओर्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। देखिए परिवहन के हम लोगों ने बहुत तरीके देखा था, जिसमें से एक जो होता है आपका जल परिवहन, एक आपका क्या होता है स्थल परिवहन, एक हम लोगों ने देखा था आपका वायु परिवहन, और एक चौथा परिवहन था जिसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन परिवहन। तो देखिए पाइपलाइन परिवहन में किसका जो है संचार किया जाता है, किसका जो है आपका परिवहन किया जाता है। ऑप्शन क्या है, पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल या उपरोक्त सभी। तो देखिए डी होगा आंसर, क्या होगा डी, क्योंकि देखो पाइप में हम लोग पानी का भी परिवहन करते हैं, है ना, पानी को एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, कच्चा तेल को और पेट्रोल को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूचित में रखा गया है। यानी कि जो 22 भाषा है ना, सिंपल से प्रश्न पूछेगा कि जो 22 भाषा है उसको किस सूची में रखा गया, तो याद रखिएगा 8वीं। अब देखिए एक ट्रिक है, मैं इसको याद करवा दूंगा आपको। अब बताओ भाषा का ज्ञान कब होगा, जब आप कक्षा 8वीं में थे ना, क्योंकि तभी आपको संस्कृत समझ में आया होगा, तब आपको ग्रामर समझ में आया होगा, तब आपको हिंदी समझ में आया होगा। तो 8वीं कक्षा में लोगों को भाषा का ज्ञान होता है। तो 22वीं भाषा, जो हमारे 22 जो भाषा है भारत राज्य में, तो उसको किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 8वीं कक्षा में। तो क्या होगा 8वीं, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्थानीय शासन व्यवस्था क्या स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब देखिए स्थानीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, पंचायती राज। क्या हो गया, पंचायती राज। तो पंचायती राज में कितने महिलाओं को आरक्षण प्रदान है, तो 1/3 महिलाओं का, यानी कि 3 में से 1 महिला जो होगा, मतलब 3, जैसे अगर 3 सीट है ना, तो 3 सीटों में से 1 सीट जो होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो 1/3 सीट जो होते हैं वो आरक्षित होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1954 से लेकर 1968 के बीच में, याद रखिएगा। और ब्रिटेन ऐसा देश है ना माय डियर फ्रेंड, जिसमें कोई संविधान, लिखित संविधान है ही नहीं, वहाँ पे बिना लिखा हुआ संविधान है। गौर करके देख लो कितनी अच्छी चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधि कितना फीसदी है। यानी कि भारत की जो भी विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं की प्रतिनिधि कितनी महिलाएं जो हैं वो आपके वहाँ पे भाग लेने का काम करती हैं। तो ऑप्शन क्या है, 5%, 4%, 14% या 5% से कम। तो क्या होगा आपका 5% से कम, यानी कि 5% से भी कम महिलाएं जो हैं वो विधानसभा के चुनाव में भाग लेती हैं। अगला प्रश्न बात करेंगे, इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है। देखिए हम लोगों ने दलीय व्यवस्था देखा था, जहाँ पे एक दल होगा उसको एक दलीय व्यवस्था बोलेंगे, जहाँ पे 2 दल होगा उसको द्विदलीय बोलेंगे, और जहाँ पे 2 से अधिक दल होगा जिसको बहुदलीय व्यवस्था बोलेंगे। तो भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था का बात किया जाए तो किस देश में है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन में 2 ही दल है, याद रखिएगा। चलिए आप बताओ ये एक दलीय व्यवस्था जो है ना वो किस देश में है, आप मुझे कॉमेंट करके बता दो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेपाल में स्वतंत्रता को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। गौर कीजिएगा, सॉरी क्या स्वतंत्रता नहीं, राजतंत्र है। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो 14 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 2008। 2008 में नेपाल में जो राजतंत्र है उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि क्या है आपका, बोलबिया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था।
देखिए पानी के खिलाफ जो बोल्बिया में जो आपका आंदोलन हुआ था ना, उसको फ्रेडिकोर, क्या होगा, फ्रेडिकोर, याद रखिएगा, फ्रेडिकोर, फ्रेडी मतलब फ्रीडम, तो फ्रीडम चाहिए ऐसा याद रखिएगा। तो फ्रेडिकोर ने क्या किया था कि पानी के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। याद रखिएगा, सबसे अगर कम शिशु मृत्यु दर किसी राज्य में है तो वो कहाँ पे, केरल में, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे जन्म लेने का काम करते हैं। तो अगर केरल में शिशु मृत्यु दर कम है इसका क्या कारण है, तो क्या वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध है, यानी कि लोगों को शिक्षा भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, और साथ ही साथ जो भी उनकी जरूरत की चीजें होती है ना वो वहां पे अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या आपका कि निम्नलिखित में से किस संगठन क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, यानी कि किस संगठित क्षेत्र में लोगों को नियोजित कहा जाता है, यानी कि काम कर रहा है। तो देखिए कृषि मजदूर को, बहुराष्ट्र कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को, है ना, लघु उद्योग के श्रमिक को, और क्या है आपका कबाड़ी वाला को। तो देखिए आपका अगर नियोजित माने क्या होता है, जो एक जगह अस्थायी रूप से काम कर रहा है, यानी कि जिनको नौकरी लगाए, नहीं बोलते इसको नौकरी लग गया है। तो जो बहुराष्ट्र कंपनी में जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं ना, है ना, जो फिक्स्ड इनकम वाले जो आपके कर्मचारी होते हैं, है ना, उनको क्या बोलेंगे, वो नियोजित है। लेकिन अगर कृषि मजदूर का बात किया जाए तो साल के कुछ ही महीने वो काम पाते हैं, बाकी वो काम पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं कोई मतलब नहीं, तो ये नियोजित तो नहीं है। अगर हम लघु उद्योग के श्रमिक का बात किया जाए तो इनका उत्पादन होगा तब तक इनको रखा जाएगा, जब इनका उत्पादन नहीं होगा इनको भगा दिया जाएगा, तो ये भी नहीं। लेकिन कबाड़ी वाला का क्या है कि आज वो काम पे है, कल मालिक बोलेगा कि मुझे कबाड़ी नहीं लेना तो उसको भागना पड़ेगा। तो नियोजित कौन है, तो जो बहुराष्ट्र कंपनियों में जो अस्थायी कर्मचारी है वही नियोजित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। देखिए रोजगार का अगर ज्यादा उपलब्ध करना है तो क्या करना है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना है, विद्यालय और अस्पताल का स्थापना करना है, और खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति की स्थापना करना है। तो देखिए यहाँ पर लोग तीनों काम कर सकते हैं, सिंचाई सुविधा का भी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ विद्यालय में अस्पताल और विद्यालय का स्थापना करा सकते हैं, और खाद्य परिष्करण की इकाई का स्थापना करेंगे। तो सभी में मजदूर की आवश्यकता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करने का काम करता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न और हर साल पूछा गया है। देखिए भारत में नोट जारी करने का काम कौन करता है, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आप मुझे बता दो कि RBI का स्थापना कब हुआ था, हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया का कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज दर पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं 20 का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। देखिए समझिए, राम की हालत ज़्यादा खराब है। अब ऐसा क्या है, देखो इसको जो राम है ना, राम को प्रति महीना 1.5% यानी कि लगभग 1.5% मिल रहा है। तो 1.5 गुना अगर 12 किया जाए ना तो गौर करके देख लो इसको कितना ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है ना, यानी कि 24% से ज़्यादा इसको लग रहा है कि नहीं, लगभग मतलब 15% के आसपास में उसको क्या लग रहा है, ऋण लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे किसका बात किया जाए श्याम का, तो इसको साल का केवल और केवल 8% ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे यानी कि हालत किसका, राम का हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, इसको बोलेंगे RTI। देखिए दो चीज़ होता है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मनमोहन सिंह का बड़ा अच्छा सा है, केवल 10 रुपया लगा के ना आप किसी का भी भांडा फोड़ सकते हो, किसी की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और एक होता है FIR, है ना, फर्स्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, FIR है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना, ये होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो FIR कब लगाते हैं, तो जब किसी के जब हम लोग को किसी को बताना होता है कि वो हमको मार दिया, पीट दिया, नहीं बोलते हैं कि थाना में चल एगो रिपोर्ट लिखाई दो, तो FIR होता है, ठीक है। तो FIR का बात यहाँ पे क्या बात कर रहा है, RTI का। तो RTI राइट क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, RTI, ठीक है। तो ये कब लागू किया गया, तो देखिए RTI जो है ना वो 2005 में लागू किया गया था,
ठीक है। और एक होता है जनहित याचिका, इसको बोलते हैं PIL। क्या होता है? PIL, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन, ये आपका होता है ना, तीनों याद रखिएगा। FIR होता है जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, और एक क्या होता है आपका जनहित याचिका, इसको बोलते हैं PIL, याद रखिएगा। PIL के तहत जो है आपका मिड डे मील योजना का शुरुआत किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए बड़ा सा अच्छा है कि सरकार द्वारा जो भी प्रतिबंध है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उदारीकरण। उदारीकरण ऐसी प्रक्रिया है ना जो विश्व को एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ने में बड़ा अच्छा उपाय लगाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी अवरोध है, अगर आपके विकास में, जैसे मान लो मेरी कंपनी है और मुझे विकास के लिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं उसको हटा दूं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सरकार जो है उदारीकरण कर रहा है, जिससे आपका विकास होगा। जैसे आप अमेरिका में आप जाओगे ना, सऊदी अरब जाओगे ना, तो वहाँ पे कहा गया है कि सऊदी अरब में जो आपका है ना, जैसे कि आप अगर वहाँ पे जाके सामान बेचोगे, सोना पे टैक्स फ्री है, इसलिए सोना वहाँ सस्ता है, लोग वहाँ जाके खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी बात है, याद रख लीजिएगा। तो उदारीकरण होगा। अगला क्या, अर्नस्ट रेनन किस देश का निवासी था? और इसके लिए मैंने अच्छा सा वीडियो लिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। क्या होगा? फ्रांसीसी। अर्नस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी था। आगे बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? अगला प्रश्न क्या आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो देखिए 24 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 1789। 1789 फ्रांस की क्रांति हुई। और पहली फ्रांस में क्रांति कब हुई थी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और बताओ तो लुई अगर राजगद्दी पे कब बैठा था? आप मुझे कमेंट बता दो। दो प्रश्न है यहाँ से। आगे बात करते हैं, प्रश्न है यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन है? देखिए दो था, एक था यंग इटली और एक क्या था? यंग यूरोप। तो यहाँ पे प्रश्न है कि यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? जोसेफ मैथ्सनी जो थे यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक थे। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो याद रखिएगा 1915 में। तो क्या होगा? जनवरी 1915। और जैसे 1915 में आए ना, तो 1917 से इनका आंदोलन शुरू हो गया। पहला जो आंदोलन शुरू हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है ना वो भीमराव अंबेडकर और हमारे महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूना पैक्ट से भी प्रश्न आता है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1890 में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला था? देखिए रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी है ना वो अफ्रीका में फैला था, जो मवेशियों में फैलने वाला बीमारी है। जब ये बीमारी हो गया ना तो 99% आजीविका समाप्त हो गया, क्योंकि अफ्रीका के लोग जो है वो पशु पे ही निर्भर रहते थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे? तो देखिए मित्र राष्ट्र के पाले में जो देश थे ना वो क्या थे आपका? ब्रिटेन। देखो ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और जर्मनी था। इसमें कौन कौन आते थे आप मुझे बता दो। जो मित्र राष्ट्र, दो देश था ना, एक तो था धुरी राष्ट्र, दूसरा क्या था? मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में तो ब्रिटेन आता था, ठीक है ना। धुरी राष्ट्र में बता दो तो जर्मन, जापान और इटली, ये तीन देश थे आपको धुरी राष्ट्र में। कौन सा मैंने बोला? तो जर्मन, जापान और इटली, JJI, याद रखिएगा। तो आप मुझे बताओ आपका जो मित्र राष्ट्र होता है जिसमें एक तो ब्रिटेन था और दो तीन देश कौन कौन से थे मुझे बता दो। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपका कि स्प्रिंग जनिंग किसके द्वारा बनाया गया? तो स्प्रिंग जनिंग जो है आपका वो किसके द्वारा बनाया गया? तो जेम्स हरग्रीव के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिए। कुछ आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि मैं अगला एक वीडियो में मैं आपके सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और क्लास 10th के एकदम आधारभूत तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप उसको ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि टाइम टू टाइम यहाँ से अपडेट्स और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।